तो ये है चैप्टर नंबर 6 पॉलिटिकल पार्टीज़। इसको हम पढ़ेंगे आज। एक पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है? एक पॉलिटिकल पार्टी कुछ लोगों का ग्रुप होता है जिनकी आइडियोलॉजी सेम होती है। वो इकट्ठे बना के ग्रुप बनाते हैं और इलेक्शन में यानी कि गवर्नमेंट बनाने के प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं और गवर्नमेंट बनाते हैं। ये बहुत अजीब बात है कि ज़्यादातर लोग जो है डेमोक्रेसी को एज ए पॉलिटिकल पार्टीज़ के रोल में देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ज़्यादातर गांव में लोगों को डेमोक्रेसी के बारे में ज़्यादा पता ना हो, उसके प्रोसेस के बारे में पता ना हो, उसके सेटअप के बारे में पता ना हो, बट उनको किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में ज़्यादा पता होता है। उस पार्टीज़ की वैल्यूज़ क्या हैं, या उनका किसी न किसी पार्टी के साथ लगाव ज़रूर होता है। तो इससे हम ये बात समझ सकते हैं कि एक ग्रास रूट लेवल पे जो डेमोक्रेसी है वो रिप्रेजेंट की जाती है पॉलिटिकल पार्टीज़ के थ्रू। तो यानी कि डेमोक्रेसी को ऐसे देखा जाता है जैसे कि हम एक पॉलिटिकल पार्टी को देखते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि एक पॉलिटिकल पार्टी जो है एक बेसिक बेस बन जाती है, ग्राउंड बन जाता है किसी भी डेमोक्रेसी में। अब एक पॉलिटिकल पार्टी में 3 कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहला उस पार्टी का लीडर, दूसरे बाद उसके एक्टिव मेंबर, और तीसरा वो जो उस पार्टी की आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं। ठीक है, या हम उनको बोलते हैं फॉलोअर्स। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कि एक पॉलिटिकल पार्टी का फंक्शन क्या होता है। ठीक है, सबसे पहला फंक्शन है पॉलिटिकल पार्टी का कि इलेक्शन में कंटेस्ट करना। पॉलिटिकल पार्टी इसीलिए होती है ताकि वो इलेक्शन में लड़ सके, पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकें। दूसरा जो फंक्शन है पॉलिटिकल पार्टीज़ का वो है उनकी डिफरेंट पॉलिसीज़ प्रोग्राम्स। एक सोसाइटी में जो है आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हो सकते हैं। पूरी सोसाइटी का एक ही आइडियोलॉजी नहीं हो सकती। इन्हीं अलग अलग थॉट्स की वजह से एक थॉट डिवीज़न बन जाता है, एक थॉट ग्रुप बन जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से उस थॉट ग्रुप की वजह से अलग अलग पॉलिसीज़ बनती हैं। ठीक है, तो वो पॉलिसीज़ उस प्रोग्राम्स को किस तरह से आगे रखा जाए, कौन से प्रोग्राम्स, कौन सी पॉलिसी, कौन सी आइडियोलॉजी सोसाइटी के लिए बेटर है, ठीक है, ये चूज़ करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं इसमें हेल्प करती हैं, वोटर्स को ये ऑप्शन देती हैं कि वो इलेक्शन में किस आइडियोलॉजी या पॉलिसी के साथ जाना चाहते हैं। तो ये भी एक फंक्शन है पॉलिटिकल पार्टीज़ का। तीसरा फंक्शन है कि वो कंट्री के लॉ बनाने में बहुत एक्टिव रोल अदा करते हैं। लेजिस्लेचर में बिल पे बहस होती है, बहस होने के बाद उस बिल को पास करके कानून बनाया जाता है। तो उसमें भी पॉलिटिकल पार्टीज़ का बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, इसके बाद चौथा है कि वो जो गवर्नमेंट बनती है वो किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी की बनती है। यानी कि जो पॉलिटिकल पार्टी है वो गवर्नमेंट बनाने का काम करती है, यानी कि सरकार बनाने का काम करती है, या देश या किसी मुल्क को चलाने का काम करती है। तो ये जो है ये मेन काम है पॉलिटिकल पार्टीज़ का। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या करती है, लीडर्स को चूज़ करती है, उनको ट्रेन करती है और वो गवर्नमेंट को चलाते हैं। वो पॉलिटिकल पार्टीज़ जो इलेक्शन में हार जाती हैं उनका रोल वहीं पे ख़त्म नहीं हो जाता कि वो हार गई, वो अपोजिशन में आ जाती हैं। एक अपोजिशन किसी भी गवर्नमेंट में अपोजिशन उतनी ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जितनी कि गवर्नमेंट इम्पोर्टेंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम अक्सर राहुल गांधी को देखते हैं कि वो करंट जो गवर्नमेंट है इंडिया की उनको क्रिटिसाइज़ करते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये गलत बोल रहे हैं, इनको ऐसा नहीं बोला जाए। बेसिकली उनका काम है, अपोजिशन का काम ही है कि जो रूलिंग गवर्नमेंट है उसकी पॉलिसीज़ में खामियां ढूंढना। इन खामियों की ढूंढने की वजह से या अपोजिशन पार्टीज़ के दबाव की वजह से जो रूलिंग पार्टी होती है उस पर हमेशा एक चेक लगा रहता है। अगर रूलिंग अपोजिशन पार्टी ना हो तो रूलिंग पार्टी पे कभी चेक नहीं लग सकता। वो जो भी डिसीजन ले उसको कोई अपोज करने वाला नहीं है। तो अपोजिशन पार्टी इतनी ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जितनी कि एक गवर्नमेंट। ठीक है, और ये अपोजिशन पार्टी जो अपोजिशन में जो थे ये अपोजिशन पार्टीज़ ही होती हैं। ये वो पार्टीज़ होती हैं जो इलेक्शन में हारी होती हैं। ठीक है, उसके बाद 6th है कि शेयर पब्लिक ओपिनियन। ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं बेसिकली ये एक पब्लिक ओपिनियन को शेयर करती हैं, यानी कि जो मुद्दे ये बनाएं, जो मुद्दे ये रखें, अक्सर सोसाइटी में वही मुद्दे बन के रह जाते हैं, जैसे महंगाई, करप्शन, बेरोज़गारी। तो ये मुद्दे कौन उठाता है? ये मुद्दे यही पॉलिटिकल पार्टीज़ उठाते हैं और यही इनके इलेक्शन में फिर मेन एजेंडा बन जाता है। यानी कि पब्लिक ओपिनियन रखने का काम जो है ये पॉलिटिकल पार्टीज़
करती हैं। इसके अलावा कभी कभार ऐसा भी होता है कि कोई काम हमें करवाने के लिए हम किसी मिनिस्टर के पास जाते हैं, लोकल एमएलए या एमपी के पास जाते हैं कि फलाइन काम ये पर। तो उस टाइम पे जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो लीडर्स हैं ये लोगों की मदद करते हैं, उनको एक्सेस देते हैं, उनकी हेल्प करते हैं। तो ये काम भी पॉलिटिकल पार्टीज़ का है कि लोगों की मदद करने का, उनको गवर्नमेंट मिशनरी वेलफेयर स्कीम पहुँचाने का, उनकी हेल्प करने का। तो ये काम भी जो है पॉलिटिकल पार्टीज़ करते हैं। अब बात आती है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ का नीड क्यों है, उनकी ज़रूरत क्यों है। देखिए, फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल पार्टीज़ नहीं होती और सिर्फ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट होते और वो इलेक्शन में उठते पद से अनहा। वो जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है वो सिर्फ अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए ही जिम्मेदार है, चाहे एमएलए है चाहे एमपी है। लेकिन जब पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन में उठती है तो वो पॉलिटिकल पार्टी किसी एक इलाके की नहीं होती, वो या तो पूरे स्टेट पार्टी होती है या शासन नेशनल पार्टी। तो वो पूरे नेशनल या पूरे स्टेट के लोग उस पार्टी को देख के वोट करते हैं। तो उस पार्टी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पूरी स्टेट या पूरी कंट्री के उस पे आ जाती है। उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कंट्री बन जाती है, वो पूरी स्टेट बन जाती है। तो इस तरह से क्या है कि वो अकाउंटेबल हो जाती है कंट्री की पॉलिसीज़ के लिए या उसकी स्टेट की पॉलिसीज़ के लिए। जबकि एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो जीता हुआ है वो इतना रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, ना ही हम उसको इतना रिस्पॉन्सिबल मान सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ का जो सिस्टम है वो सारी कंट्रीज़ में जो है चल रहा है और फेमस हुआ है। और बहुत सारे मुल्कों में, ज़्यादातर डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो बनाई जाती हैं। तो हाउ मेनी पार्टी शुड वी हैव, हमारे मुल्क कितनी पार्टीज़ होनी चाहिए। देखिए, कितनी पार्टीज़ होनी चाहिए ये कंट्री टू कंट्री वेरी करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल तीन तरह की पार्टीज़ के सिस्टम्स हैं आज अभी तक पूरे दुनिया में। सबसे पहला जो है वो है वन पार्टी सिस्टम, जो हम चाइना में देखते हैं। वहाँ पे सिर्फ एक ही पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। तो उसमें क्या है कि वन पार्टी सिस्टम में कि कम्युनिस्ट पार्टी ही इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकती है। ऐसा नहीं है कि वहाँ पार्टीज़ नहीं है, पार्टीज़ हैं वहाँ पे भी, बट इलेक्शन में सिर्फ पार्टिसिपेट कौन करती है, कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है, तो कम्युनिस्ट पार्टी के ही 2 कैंडिडेट खड़े होते हैं और उनमें वोट डाल के आपको एक कैंडिडेट चूज़ करना होता है। यानी कि आपके पास ज़्यादा कोई चॉइस नहीं है, आपको जो इलेक्ट होगा वो हमेशा कम्युनिस्ट पार्टी का ही जो कैंडिडेट है वो जीत के आएगा। दूसरा होता है 2 पार्टी सिस्टम, जैसे कि यूएस और यूके में है। वहाँ पे 2 पार्टीज़ हैं, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन। ऐसा नहीं है कि वहाँ 2 ही हैं, 2 से ज़्यादा हैं, लेकिन इलेक्शन से 2 ही पार्टीज़ वहाँ पे कंटेस्ट करती हैं। तो वहाँ पे आपको 2 पार्टीज़ के बीच में चूज़ करना होता है। इसके अलावा जो है तीसरा होता है मल्टी पार्टी सिस्टम। तो मल्टी पार्टी सिस्टम जैसा कि इंडिया में है, यहाँ पे मल्टी पार्टी सिस्टम है। ठीक है, यहाँ एक से ज़्यादा पार्टियाँ हैं और सारी की सारी पार्टियाँ जो है इलेक्शन में कंटेस्ट कर सकती हैं। ठीक है, अब मल्टी पार्टी सिस्टम में एक चीज़ और होती है कि यहाँ पे कभी कभार ऐसी सिचुएशन होती है कि किसी भी पार्टी को पूरा मैंडेट नहीं मिलता, उसे बहुमत बोलते हैं, मैंडेट नहीं मिलता। तो ऐसे में क्या किया जाता है, 1 या 2 पार्टीज़ मिल के सरकार को बनाते हैं, जिसको हम कोalition गवर्नमेंट बोलते हैं या गठबंधन की सरकार बोलते हैं। अक्सर आपने इंडिया में कोalition की गवर्नमेंट ही देखी होगी। जैसे हमारे जम्मू कश्मीर में भी पीडीपी बीजेपी की गवर्नमेंट थी, वो कोalition गवर्नमेंट थी। ठीक है, ना बीजेपी को पूरे वोट मिले थे, ना पीडीपी को पूरे वोट मिले थे। उसी तरह अभी रिसेंटली महाराष्ट्र में भी कोalition गवर्नमेंट फॉर्म हुई, उसी तरह बिहार में भी कोalition गवर्नमेंट फॉर्म हुई। तो इसको क्या बोलते हैं, कोalition गवर्नमेंट। तो इससे क्या है कि ये गवर्नमेंट थोड़ी अनस्टेबल होती है, बट एट द सेम टाइम जो है गवर्नमेंट्स पे जो हैं अपनी मनमानी नहीं कर सकती। ठीक है,
हर पार्टी सिस्टम के अपने अपने फ़ायदे होते हैं। जैसे टू पार्टी सिस्टम का अपना फ़ायदा, मल्टी पार्टी सिस्टम का अपना फ़ायदा है। वन पार्टी सिस्टम का फ़ायदा कम है, नुकसान ज़्यादा है। वहाँ पे डिक्टेटरशिप होने की ज़्यादा चांसेस होते हैं। डिक्टेटरशिप मैंने आपको पहले भी बताया है, ठीक है। तो इसमें कितने तरह के पार्टी सिस्टम होते हैं? 3 तरह के, वन पार्टी, टू पार्टी एंड मल्टी पार्टी सिस्टम। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं हम पार्टीज़ की, किस और कौन सी तरह की पार्टी होती है हमारे मुल्क में। हमारी कंट्री में 2 तरह की पार्टी होती हैं, एक नेशनल पार्टी होती है, एक स्टेट पार्टी होती है। नेशनल पार्टी को हम रिकॉग्नाइज पार्टी भी बोलते हैं, नेशनल रिकॉग्नाइज पार्टी भी बोलते हैं, और स्टेट पार्टीज़ को हम रीजनल पार्टीज़ भी बोलते हैं। अब कौन सी पार्टी नेशनल पार्टी है और कौन सी पार्टी रीजनल पार्टी है, स्टेट पार्टी है, उसका एक क्राइटेरिया जो है, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सेट किया है। जो भी पार्टी है उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए जो है एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, उसको बोलते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो इलेक्शन करवाने के लिए, कंडक्ट करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो कोई भी पार्टी नेशनल पार्टी तभी बन सकती है जब उसको एट लीस्ट स्टेट इलेक्शन में 6% वोट मिले और एट लीस्ट 4 स्टेट्स में उसने इलेक्शन लड़ा हो, ठीक है। 4 स्टेट में इलेक्शन लड़ा हो और 6% वोट उसको मिले हों, और जो है लोकसभा में उसके पास कम से कम 4 सीटें हों, ठीक है। यानी कि सेंटर में, पार्लियामेंट में, लोकसभा में उसके पास 4 सीटें होनी चाहिए, 6% वोट शेयर होना चाहिए, ठीक है, और 6% वोट शेयर उसका असेंबली इलेक्शन में भी होना चाहिए डिफरेंट 4 स्टेट्स में। तो वैसी पार्टी को जो नेशनल पार्टी कहा जाता है। अब इन पार्टीज़ को थोड़ा प्रिविलेज दिया जाता है, जैसे कि उनको एक परमानेंट इलेक्शन सिंबल दिया जाता है, एक ऑफिस दिया जाता है। इसके अलावा कुछ पर्क्स होते हैं जो इलेक्शन कमीशन इन नेशनल पार्टीज़ को देता है। कुछ नेशनल पार्टीज़ जो आपकी बुक में यहाँ पे दी हुई है, इनके बारे में हम ब्रीफली पढ़ेंगे। डिटेल में आप अपनी बुक से पढ़ सकते हैं या विकीपीडिया पे भी पढ़ सकते हैं। सबसे पहली पार्टी है AITC, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, जिनकी हेड है ममता बनर्जी। फिलहाल वेस्ट बंगाल में इनकी सरकार है। अगली पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, जिसकी हेड है बहन मायावती, और उत्तर प्रदेश में बहुत बार इन्होंने सरकार बनाई है। तीसरी पार्टी जो है वो है BJP, भारतीय जनता पार्टी, और फिलहाल सेंटर में इस पार्टी की गवर्नमेंट है, और फिलहाल इस पार्टी के जो हेड हैं वो है अमित शाह। और चौथी पार्टी जो है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ये भी एक नेशनल पार्टी है। केरला, वेस्ट बंगाल, पंजाब, आंध्र प्रदेश में इनने सरकार बनाई थी, और सरकार कोलिशन में बनाई थी, लेकिन वक्त के साथ साथ इनकी जो पॉपुलैरिटी है वो ख़त्म हो रही है। CPIM के 2 हिस्से हुए थे, एक CPI और दूसरी CPIM, दोनों की पॉपुलैरिटी दिन ब दिन ख़त्म हो रही है। और उसके बाद जो अगली पार्टी है वो है CPIM, ठीक है। इसके बाद अगली पार्टी है वो है इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसको हम कांग्रेस पार्टी भी बोलते हैं, सबसे पुरानी पार्टी है ये। फिलहाल इसकी जो हेड है वो है श्रीमती सोनिया गांधी। और अगली पार्टी जो है वो है नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, ठीक है, जो कि कांग्रेस पार्टी से ही अलग हुई थी, ठीक है। और ये पार्टी जो है, ये इसका ज़्यादा दबदबा जो है वो महाराष्ट्र में है, और शरद पवार जो है इसके हेड है। फिलहाल जो महाराष्ट्र में सरकार है वहाँ पे वो शिवसेना के साथ कोलिशन में है, ठीक है। इसके बाद जो हम पढ़ने जा रहे हैं, हम स्टेट पार्टीज़ के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। अब जो स्टेट पार्टीज़ होती हैं ये भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के थ्रू जो है रिकॉग्नाइज़ की जाती हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी पार्टी जो है स्टेट पार्टी बन सकती है, इसका भी क्राइटेरिया है। इसका क्राइटेरिया ये है कि आपको स्टेट असेंबली में 6% वोट्स होने चाहिए, प्लस आपकी पार्टी को लेजिस्लेचर असेंबली में
कम से कम 2 सीटें होनी चाहिए, तो तब आप जो पार्टी है स्टेट पार्टी रिकॉग्नाइज़ की जाएगी, वो परमानेंट लोगो दिया जाएगा। ठीक है। देखिए, ये जो पार्टीज़ होती हैं, स्टेट पार्टी जो होती हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि रीजनल आइडियोलॉजी या आउटलुक के आइडियोलॉजी या आउटलुक डिफरेंट हो सकता है। ये बस रीजनल पार्टी होती हैं जिनका एक रीजनल मुद्दा होता है या रीजनल थॉट्स होते हैं, या कोई रीजन के हिसाब से, स्टेट के हिसाब से कुछ पॉलिसीज़ या आइडियोलॉजीज़ होती हैं। ठीक है। 1990s के बाद जब से कोalition गवर्नमेंट बनना शुरू हुआ, तो 1990s के बाद जब फेडरल सिस्टम जो है का दौर इंडिया में शुरू हुआ, तब उस फेडरल सिस्टम को मजबूत करने के लिए जो स्टेट पार्टीज़ हैं, इनका बहुत बड़ा रोल रहा। ठीक है। तो ये पार्टीज़ जो है नेशनल पार्टीज़ के साथ कोलिशन मिल कर के जो है स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट में भी कोलिशन बना के करती, मतलब गवर्नमेंट को फॉर्म करती थी। इससे ये हुआ कि अगर याद हो, मैंने जब पावर शेयरिंग की बात की थी तो तब मैंने इस बारे में डिस्कस किया था कि जो रीजनल पार्टीज़ हैं, इनको तब तक कोई इतनी पावर नहीं थी, लेकिन 2014 तक जो है, 1990 से 2014 तक कोलिशन गवर्नमेंट जब बननी शुरू हुई, तो स्टेट गवर्नमेंट के पास भी जो है पावर शेयर हुआ। ठीक है। तो उसमें जो है ये स्टेट पार्टीज़ का बहुत बड़ा हाथ था, या इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो स्टेट पार्टीज़ हैं, जो हमारे जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी, जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी PDP NC जिनको हम बोलते हैं। उसके बाद पूरे इस पेज में आप देखेंगे, आपको देखें दिल्ली में आम आदमी पार्टी है। मैं आपको कुछ पॉपुलर बोलूँगा जो पॉपुलर पॉलिटिकल पार्टीज, स्टेट पार्टीज़ के नाम सुने आप होंगे, जैसे पंजाब में शिरोमणि अकाली दल हो गया। ठीक है। उत्तर प्रदेश में जनता दल हो गया, राष्ट्रीय जनता दल हो गया। उसके बाद उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी हो गया। उसके बाद आप यहाँ पे आ जाइए, महाराष्ट्र में शिवसेना हो गया। उसके बाद यहाँ पे आ जाइए तमिलनाडु में AIADMK। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ जाइए आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम पार्टी। उसके बाद YSR कांग्रेस पार्टी। तो ये सारी पार्टीज़ के नाम आपने ऑलरेडी न्यूज़ में सुन रखे होंगे। तो ये सारी की सारी जो हैं, ये क्या हैं, स्टेट पार्टीज़ हैं। तो आप अपनी जो बुक में इस मैप पे भी देख सकते हैं कौन कौन से स्टेट पार्टी जो है कौन कौन से स्टेट को बिलोंग करती है। दूसरा चैलेंज जो इन पार्टीज़ के सामने आता है, वो ये या खामी होती है कि इनमें जो होता है, जैसे कि पहले एक राजा होता था, जब वो राजा मर जाता था तो वो जो है ताज तख्त अपने बेटे को दे देता था, फिर उसका बेटा उसको दे देता। तो सेम प्रोसेस जो है, जिसको डायनेस्टी सक्सेशन बोलते हैं, वो इन पार्टीज़ में देखने को हमको मिलता है। ये कोई नई बात नहीं है। जैसे जम्मू कश्मीर में NC जो है अब्दुल्ला फैमिली हमेशा उसको सक्सीड करती है, या PDP जो है मुफ्ती फैमिली, या कांग्रेस में गांधी फैमिली। हमेशा यही जो लीडर होते हैं, यही लोग जो हैं पार्टी के लीडर्स हैं, टॉप लीडर्स माने जाते हैं, या यही होते हैं, माने के जाते हैं, अक्सर यही होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये पार्टीज़ एक डेमोक्रेटिक सेटअप में डेमोक्रेसी प्रोसेस को फॉलो करती हैं जब इलेक्शन होते हैं। लेकिन विद इन द पार्टी जो है डेमोक्रेटिक सेटअप नहीं चलता, वहाँ पे भी सेम एक डायनेस्टी सक्सेशन प्रोसेस को फॉलो किया जाता है, जो कि अनफेयर है मेरे हिसाब से। उसके अलावा जो है तीसरी बात होती है कि इलेक्शन जीतने के लिए, क्योंकि पार्टीज़ को इलेक्शन जीतना होता है, तो इसीलिए अक्सर ये उन लोगों को टिकट्स दे देते हैं जो अमीर होते हैं, जो पार्टी को फंड दे सकते हैं। तो अक्सर टिकट्स उन्हीं को दे दी जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि अभी रिसेंटली दिल्ली में जब इलेक्शन हुए तो गौतम गंभीर को टिकट दे दिया गया, क्योंकि गौतम गंभीर एक इन्फ्लुएंशियल पर्सन है, तो उनको टिकट दे दिया गया। हालांकि उनका पॉलिटिक्स के साथ कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जहां से गौतम गंभीर इलेक्शन के लिए उठे हैं, कंटेस्ट किया है, वहाँ पे शायद कोई और लीडर होता उस पार्टी का, BJP का, शायद उसी पार्टी से बिलोंग करते हैं, वो शायद उस पार्टी के लिए काफ़ी देर से काम कर रहा था, लेकिन उसको साइड करके या दरकिनार करके वहाँ पे गौतम गंभीर को टिकट दिया जाता है। क्यों? क्योंकि गौतम गंभीर जो है वो वोटर्स को ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो ये चीज़, मतलब आप वोटर्स को कैसे इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, उस हिसाब से उसमें पैसा, मनी, पावर, इसका इस्तेमाल करके ये किया जाता है, और उसी हिसाब से टिकटों को बांटा जाता है। इसमें कभी कभार ये भी होता है कि क्रिमिनल्स को भी टिकट दे दिए जाते हैं, और वो भी जो है किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से इलेक्शन में कंटेस्ट करते हैं। ठीक है। चौथा चैलेंज आज की डेट में ये हो गया कि चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो,
अगर हम ब्रॉडर सेंस में देखें और ध्यान से देखें, सब आइडियोलॉजी में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, कोई ख़ास फ़र्क है ही नहीं। तो हमारे पास टेक्निकली और सच में अगर देखा जाए तो इतनी कोई चॉइस होती नहीं कि ये बेटर है या नहीं। हम सिर्फ ये देखते हैं कि कौन सी पार्टी दूसरी पार्टी से कितनी अच्छी है। वो बिल्कुल एक दूसरे से डिफरेंट नहीं होते आज की डेट में, लेकिन सिर्फ ये होता है कि इक्का दुक्का रॉपिया 2% हूँ फ़र्क आसान, ठीक है। तो उस फ़र्क को देख के हम वोट देते हैं। तो ओवरऑल जो वोटर के पास होता है, वोटर के पास अगर देखा जाए तो एक इतनी चॉइस नहीं होती या इतना ऑप्शन नहीं होता, वो अक्सर कंप्रोमाइज़ करके ही अपना वोट डाल देता है। क्योंकि जो आइडियोलॉजी है, ठीक है, वो लगभग आज की डेट में पॉलिटिकल पार्टीज की सेम ही है, उसमें कोई चेंज नहीं है। अब ऊपर जो मैंने आपको खामियाँ दिखाई, हम इन खामियों को कम करने के लिए कुछ रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। अब मसला इसमें यह है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो रिफ़ॉर्म होना चाहती हैं या वो रिफ़ॉर्म नहीं होना चाहती। अगर सच बोलें तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी खुद को रिफ़ॉर्म करना नहीं चाहेगी, लेकिन अगर जो वोटर है उनसे नाखुश हुए तो हो सकता है तब वो अपने आप को रिफ़ॉर्म करना चाहेगी या करेगी। अब ये सब जो खामियां हैं इनको दूर करने के लिए जो है इलेक्शन कमीशन ने और कोर्ट ने कुछ स्टेप्स उठाए हैं। उन स्टेप्स के बारे में बात करते हैं। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया है, कोई भी एमएलए एमपी अगर किसी एक पार्टी से इलेक्शन लड़ता है और वो जीतता है, जीतने के बाद वो पार्टी चेंज नहीं कर सकता। क्योंकि पहले ऐसा बहुत होता था कि कोई एमपी या एमएलए इलेक्शन जीतता है एक पार्टी से और उसके बाद जो है वो दूसरी पार्टी में चला जाता है, ठीक है, जीतने के बाद उसके बाद पार्टी बदला हो। तो अब क्या है कि इनकेस अगर ऐसा होता है तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ एक चीज़ ये कर दी है। दूसरा ये कर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट ने मैंडेट कर दिया है कि जो भी कैंडिडेट इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेगा उसको एक एफिडेविट देना पड़ेगा, जिसमें उसको एजुकेशन क्वालिफिकेशन, अपनी प्रॉपर्टी के बारे में, ठीक है, और अपने जो क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है, उसके बारे में उसको ब्यौरा देना पड़ेगा, ताकि लोग जो हैं वो ये देख सकें, ठीक है, ये देख सकें कि जिस कैंडिडेट को वो चूज़ कर रहे हैं उसका डिटेल क्या है, उसकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड क्या है, उसने कोई क्राइम तो नहीं किया, उसकी प्रॉपर्टी क्या है, उस हिसाब से वो उस कैंडिडेट को परख सकें, ठीक है। इसके अलावा साथ ही साथ ये किया गया है कि इलेक्शन कमीशन ने जो ये है जो ख़ानदानवाद है पॉलिटिकल पार्टीज़ में कि एक ही ख़ानदान के लोग जो है पॉलिटिकल पार्टीज़ में हायर पोस्ट पे होते हैं, उसको ख़त्म करने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए नेसेसरी कर दिया है कि इलेक्शन होल्ड करें विद इन द पार्टी वो इलेक्शन होल्ड करें, ठीक है, और लीडर को चूज़ करें, ठीक है, और साथ ही साथ वो अपने इनकम टैक्स के रिटर्न्स जो हैं वो भी फाइल करें। बट ये जो है ये इलेक्शन किए जाते हैं, बट ये सिर्फ फॉर्मेलिटी को इवन करना, अक्सर वही हेड चूज़ किए जाते हैं जो पहले से ही होते हैं, जो पहले से ही डिसाइडेड होते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है एक लॉ बनाना चाहिए। इसके अलावा कुछ सजेशंस हैं, ठीक है, कुछ सजेशंस हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज़ को रिफॉर्म करने के लिए उठाए जा सकते हैं। जो उठाए नहीं गए, ये सिर्फ सजेशंस है आपकी, ये जो बुक में लिखा है। सबसे पहले इसमें ये लिखा गया कि लॉ बनाना चाहिए जिससे क्या होना चाहिए कि इंटरनल अफेयर जो है पॉलिटिकल पार्टी के वो रेगुलेट किए जाने चाहिए। जैसे कि एक रजिस्टर बनाना चाहिए जिसमें जितने भी मेंबर्स हैं उनकी डिटेल होनी चाहिए और उनके अपने रूल होने चाहिए, और इनके पार्टी में कोई डिस्प्यूट होता है तो वो जो इंटरनल कमेटी है वो उस चीज़ को एड्रेस करे। दूसरा साथ ये भी कर दिया गया है कि हर पॉलिटिकल पार्टी को 33% का रिजर्वेशन जो है वुमेंस को देना चाहिए, और ये सिर्फ इलेक्शन लड़ने के लिए नहीं, इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए, इवन जो हायर पोजीशंस हैं उसमें भी 33% का जो है वुमेंस को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। अच्छा, ठीक। और साथ ही साथ ये किया गया है कि सजेशन है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को कितना पैसा मिलना चाहिए, वो जो पैसा है वो सरकार देनी चाहिए, गवर्नमेंट देनी चाहिए, ताकि उसके फंड जो है रेगुलेट किए जा सके। और कितना पैसा उसको देना चाहिए ये इस चीज़ पर डिपेंड होना चाहिए कि उस पार्टी को पिछले साल कितने वोट मिले थे, उस हिसाब से उसको पैसे देने चाहिए। हालांकि अभी जो ये है ये सिर्फ सजेशंस हैं, अभी ये कब एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। क्योंकि ओवर द टाइम कैसा होगा कि जैसे जैसे नए रूल्स बनेंगे इन पार्टीज़ की फंक्शनिंग को रेगुलेट करने के लिए, तो पार्टीज़ कोई ना कोई और तरीका ढूंढ लेंगी इन जो हैं ये लॉज को चीट करने के लिए, ठीक है, ठीक है। अब अगर हमें पॉलिटिकल पार्टीज़ में चेंज चाहिए तो उसका सिर्फ एक ही तरीका है कि जो प्रेशर ग्रुप्स हैं, लोग हैं, मीडिया है, ठीक है, ये एजिटेट करें, ये बोलें कि नहीं पार्टीज़ में, पॉलिटिकल पार्टीज़ में ये जो चीज़ें हैं ये गलत हैं, ये चीज़ होनी चाहिए, ये चीज़ों में बदलाव होना चाहिए, तो तब जाके